एंड वेलकम टू द 12th वीडियो ऑफ 10 में 10 सीरीज। आज भी 10 क्वेश्चन और करेंगे और पीएनसी टॉपिक हमारा चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। Question number 1. In how many ways can a party of 4 men and 4 women be seated at a circular table so that no 2 women are adjacent? अभी no 2 women are adjacent ये पढ़ते ही, adjacent मतलब together, तो no 2 together पढ़ते ही मैं क्या लगाता हूँ? गैप मेथड। no 2 together जहां भी मुझे दिख गया वहां पे मैं लगाता हूँ गैप मेथड। ठीक है, गैप मेथड के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वीडियो देख सकते हैं। नो टू टुगेदर मतलब गैप मेथड। अब गैप मेथड में क्या करते हैं भाई? गैप मेथड में जो रेस्ट्रिक्टेड है पहले उनको निकाल देते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड को निकाल देते हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कौन है? विमेन। ठीक है, तो आप विमेन को हटा दो, चारों विमेन को पहले हटा दो। अब आप पहले किसको बिठाओ? मेन को। तो अभी आप बताओ 4 मेन को अगर हम सर्कल में बिठाना चाहते हैं, यहाँ पे सर्कल में बिठाना है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बिठाना, तो 4 मेन को सर्कल में बिठाने के तरीके कितने होते हैं? फैक्टोरियल 3। भाई एन के लिए फैक्टोरियल n-1 होता है, राइट? अब क्या हुआ? फैक्टोरियल 3 वेज में मैंने 4 बॉयज को बिठा दिया या 4 आदमियों को बिठा दिया ऐसे। ठीक है, अब इन 4 आदमियों के बीच में जो गैप बने, कितने बने? 1 2 3 4। इन गैप्स में मैं उन विमेन को बिठा दूंगा। गैप से किसको बिठाएंगे? विमेन। तो हमेशा विमेन कभी भी साथ में नहीं होगी। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड गैप। अब आपके पास कितनी विमेन है भाई? 4। कितने गैप्स हैं आपके पास? 4। इसका मतलब 4 विमेन को 4 गैप्स में बिठाना है। सो दैट कैन बी डन इन फैक्टोरियल 4 ways। 4 women in 4 gaps। अब इसमें सर्कल का कोई लेना देना नहीं है। अब तो आपके पास 4 women है, 4 gaps है, सो फैक्टोरियल 4 ways में बिठा सकते हो। सो द आंसर वुड ऑब्वियसली बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, बिकॉज जब तक काम खत्म नहीं होता हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 is 6, factorial 4 is 24, so 24 6 are 144 should be the correct answer of this question, which is option C. This is the correct answer. की क्या थी? No 2 together. Question number 2. A letter lock has 3 rings, each marked with 10 different letters. जैसे हमारे सूटकेस वगैरह में लॉक होता है, ठीक है, 3 डिजिट का लॉक होता है, तो ऐसे ये 3 रिंग्स हैं। इन रिंग्स में आपके पास 10 डिफरेंट लेटर है जिनको आप सेट कर सकते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 से 9 है, यहाँ भी 0 से 9 है, यहाँ भी 0 से 9, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक? भाई ये लॉक खोलने की अनसक्सेसफुल कोशिश कितनी बार कर सकते हो? ठीक है, जैसे कोई चोर आया वो इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, तो कितने अटेम्प्ट्स में वो गलत हो सकता है? ठीक है, तो एक बात तो पक्की है कि करेक्ट अटेम्प्ट तो एक ही होगा। भाई जो भी पासवर्ड मैं सेट करूंगा इसको, उसको खोलने के लिए वही पासवर्ड डायल करना पड़ेगा, मतलब करेक्ट अटेम्प्ट तो एक ही हुआ, एग्जैक्टली एक, यानी बाकी सारे इनकरेक्ट हुए। तो अगर मैं टोटल में से करेक्ट माइनस कर दूं, इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स निकालने के लिए टोटल में से करेक्ट माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, इजंट इट? क्योंकि एक ही करेक्ट। तो भाई अब मेरे को खाली टोटल पासवर्ड निकालने, यानी टोटल अटेम्प्ट्स निकालने, कितने मेरे को टोटल अटेम्प्ट्स करने पड़े। ठीक है, तो अब आप देखो आपके पास बेसिकली कितनी जगह भरने के लिए? 3। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 10 ways, बिकॉज 0 से 9 में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद द सेकंड प्लेस कैन अगेन बी फिल्ड इन 10 ways, थर्ड प्लेस कैन अगेन बी फिल्ड इन 10 ways, बिकॉज अगर आपने यहाँ 0 सेट किया तो यहाँ भी 0 और यहाँ 3 सेट कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? तो रेपिटेशन अलाउड है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है? 1000। ये तो हो गए टोटल अटेम्प्ट्स, उसमें से एक करेक्ट है, तो भैया इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स कितने हुए? इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स कितने हो गए? 999। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, 999, ए ऑप्शन। कितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स हो सकते हैं? ठीक है, let's go to the next question, question number 3. अभी बोल रहा है boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? भाई उसके पास उसको 8 किताबें लेने का इच्छा है, मतलब 8 किताबें उसके काम की, लेकिन उसके पास टिकट्स 3 ही, मतलब वो 3 ही किताबें ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन 8 किताबों में मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, लेकिन उसने एक कंडीशन लगाई कि भाई वो मैथ्स 2 तभी लेगा जब उसने मैथ्स 1 भी ले रखी है। मैथ्स 2 वो तभी लेगा जब उसने मैथ्स 1 ले रखी है, वरना वो मैथ्स 2 नहीं लेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर उसने मैथ्स 1 लिए तो वो मैथ्स 2 ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, लेकिन मैथ्स 2 अगर लिए तो पक्की बात है मैथ्स 1 ले रखी है, ये बोल रहा है वो। ठीक है, मतलब कौन कौन से केस चलेंगे भी? देखो मैथ्स 2 अगर उसने ली है, राइट, और मैथ्स 1 नहीं ली है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वाला केस जो है वो पॉसिबल नहीं है, बाकी सब केसेस पॉसिबल। आपने मैथ्स 2 ली, सॉरी आपने मैथ्स 2 नहीं ली, आपने मैथ्स 1 भी नहीं ली, ये पॉसिबल है। ठीक है, ऑलराइट, आपने मैथ्स 1 ली, आपने मैथ्स 2 नहीं ली, ये भी पॉसिबल,
उसने ये नहीं बोला कि 1 होगा तो 2 होना जरूरी है, लेकिन 2 है तो 1 होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती थी और इन 4 में से एक पॉसिबिलिटी उसने मना कर दी, एक पॉसिबिलिटी उसने मना कर दी। तो भैया उल्टा चलना बेटर है, टीएमआर स्ट्रेटेजी बेटर है। टीएमआर स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो मेरे को चाहिए, टोटल वेज जो मेरे को चाहिए वो मैं क्या करूंगा, वो मैं करूंगा कि टोटल विदाउट रेस्ट्रिक्शन जितने भी वेज में मैं सिलेक्शन कर सकता हूं, विदाउट रेस्ट्रिक्शन जितने भी वेज में मैं सिलेक्शन कर सकता हूं, माइनस रेस्ट्रिक्टेड केस, जो भी रेस्ट्रिक्टेड केस है उसको माइनस कर देते हैं, बिल्कुल जैसा अभी पिछले क्वेश्चन, क्योंकि एक ही रेस्ट्रिक्टेड केस है तो उसको माइनस करना बेटर है। ठीक है, अभी ये बताओ कि टोटल कितने वेज हो सकते हैं भाई, उसके पास 8 किताबें जो वो लेना चाह रहा है, लेकिन वो उनमें से ले 3 ही सकता है क्योंकि उसके पास 3 टिकट्स हैं, तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन विल बी 8C3 वेज में वो 8 में से 3 किताबें चुन सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक रेस्ट्रिक्टेड केस है, कौन सा वाला, कि उसने मैथ्स 2 चुनी और मैथ्स 1 नहीं चुनी। ठीक है, अब देखो उसने अगर मैथ्स 2 चुन ली, मैथ्स 2 अगर उसने चुन ली मतलब उसने 3 में से 1 तो चुन ली, तो अब उसको 2 ही और चुननी बाकी रही। ठीक है, अच्छा इधर भी 8 में से 1 तो उसने निकाल दी क्योंकि मैथ्स 2 उसने चुन ली ऑलरेडी, राइट। अच्छा मैथ्स 1 उसको नहीं चुननी, मैथ्स 1 उसको नहीं चुननी, तो क्या होगा भाई, ये जो 8 थी, ये जो 8 किताबें थी उनमें से ये 2 तो निकाल दूं मैं, क्योंकि ये तो उसने चुन ली और ये उसको चुननी नहीं है। तो अब इसका मतलब उसको 6 में से 2 चुननी है कि नहीं चुननी, अब उसको 6 में से बची हुई 2 चुननी है, so that means 6C2 should be the number of ways, so this should give me the answer. Now 8C3 we can calculate, 876 upon 1 2 3 ये 8C3 होता है, और 6C2 यानी 6 5 upon 1 2, काटो इसको 2 और 3, ये 2 3 6 कट गया, 56 minus 15 क्या आंसर आता है भाई, 41. So there are 41 ways in which you can do the selection of books. So answer is option A. ठीक, let's go to the next question, question number 4. An examination paper consists of 12 questions divided into 2 parts A and B. भाई मेरे पास कितने क्वेश्चन है, 12, उनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन। ठीक है, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अभी मेरे को दोनों में से एटलीस्ट 3 चुनने, इसमें से भी एटलीस्ट 3, इसमें से भी एटलीस्ट 3 चुनने, और कुल मिला के कितने चुनने हैं, 8। ठीक है, तो ये कमिटी सिलेक्शन जैसा ही क्वेश्चन हो गया। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी मैक्सिमम वेज कैन द कैंडिडेट सेलेक्ट द क्वेश्चंस। तो भाई आपको केस अप्रोच पे जाना पड़ेगा, आपको क्या जाना पड़ेगा, केस अप्रोच पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग आंसर आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पार्ट ए पार्ट बी और नंबर ऑफ वेज एक ऐसी टेबल बना, जब भी केस अप्रोच हो इस तरीके की टेबल बना। ठीक है, ए में कितने सवाल है, 7, बी में कितने सवाल है, 5, मिनिमम आपको 3 दोनों से लेनी ही है। तो पहला ऑप्शन ले लिया कि हमने इसमें से 3 लिए, इसमें से 5, कुल हमें 8 लेने, याद रखो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हुई। अभी आप देखो 7 में से 3 लेने हैं, कितने वेज होते हैं, 7C3, काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 में से 5 लेने हैं, कितने तरीके हैं, 5C, अब काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा दिस वाज द फर्स्ट केस। नाउ व्हाट इज द सेकंड केस। सेकंड केस हुआ कि भाई इसमें से 4 ले लिए, इसमें से भी 4 ले, वो भी तो पॉसिबल है। ठीक है, 7 में से 4 लेने के तरीके 7C4, 5 में से 4 लेने के तरीके 5C4, काम खत्म। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई वो यहां से तो उठा ले 5 और यहां से उठा ले 3, भी पॉसिबल। अभी 7 में से 5 उठाने के 7C5 और 5 में से 3 उठाने के 5C3। अब इसके बाद वाला केस पॉसिबल ही नहीं, क्यों नहीं, इसके बाद वाला केस पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि भाई आपको मिनिमम 3 तो लेने ही है ना दोनों में से, तो इसके बाद और कोई केस पॉसिबल नहीं है। अच्छा हर केस में काम खत्म हुआ है तो इसके बाद वाले हमेशा ऐड होंगे। सो माय आंसर शुड बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, इज दैट ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। 7C3 कितना होगा भाई, 7 6 5 अपॉन 1 2 3, ये होगा 7C3, 3 और 2 6, ये 35 आ रहा है, 35। 5C5 तो 1 होता है, इसका मतलब दिस इज 35। ऑलराइट, लेट्स गो टू द सेकंड वन, 7C4। अच्छा मेरे को पता है ना 7C4 और 7C3 सेम होता है, 7C4 और 7C3 सेम होता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में नीचे वाला ऐड करने पे ऊपर वाला आता है। जिन भी दो में नीचे वाला ऐड करने पे ऊपर वाला आता है, इसका मतलब वो दोनों सेम होते हैं। तो 7C4 और 7C3 सेम है, तो इसका भी रिजल्ट 35 ही आएगा। 5C4, अच्छा सेम लॉजिक से 5C4 और 5C1 भी सेम होंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 5 आता है। 5C1 मेरे को पता है 5 होता है, ठीक है, इसका मतलब ये कितना है भाई 35, और ये कितना है 5, तो ये मेरा आएगा 35 into 5। व्हाट इज 35 into 5, इट इज 175। ठीक है, लास्ट वाला 7C5, 7C5 मेरे को पता है सेम है 7C2 होगा, ठीक है, और 7C2 7 into 6 अपॉन 1 into 2 होता है, दैट इज 21 होता है। 5C3 कितना होगा भाई,
5c3 कितना होगा? 5c3 विल बी द सेम एज 5c2 और 5c2 का मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आया? 10। तो ये कितना है? 21, ये कितना है? 10, तो ये आएगा 21 इंटू 10 यानी 210, 210 आ गया। अब इन तीनों को मैं ऐड कर लूं तो आई विल गेट माय आंसर। सो व्हाट इज द आंसर? 175 प्लस 35, 210 और 210 420। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 420। इतने वेज हैं ऑफ सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Find the number of combinations यानी selections of the letters of the word college taken 4 together। इसका मतलब समझो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मेरे पास एक वर्ड है कॉलेज और उसमें से मुझे कितने लेटर्स सेलेक्ट करने हैं? 4 लेटर्स सेलेक्ट करने। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, 4 टुगेदर मतलब एक बार में 4 करने हैं। तो भैया अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ केस अप्रोच। व्हाई इज इट अ क्वेश्चन ऑफ केस अप्रोच? रीजन बीइंग यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते तब तो ठीक है भाई, 8 में से 4 चुनने हैं तो 8c4 आंसर लगा देते, सॉरी 7c4। यहाँ 7 ऑब्जेक्ट्स है ना, यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 7, और आपको 4 चुनने हैं तो 7c4 आप आंसर लगा देते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तब लगता है जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो। अभी यहाँ पे 2l है, 2e है, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स है ना, इसलिए हम एनसीआर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हमें केस अप्रोच पे जाना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो क्या क्या है मेरे पास 2l है, 2e है, 1c है, 1g है और 1o। दिस इज द बाइफर्केशन। ये मेरे पास टोटल 7 लेटर्स है, राइट? अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि मैं 2 एक जैसे ले लूं, यानी 2 आइडेंटिकल ले लूं, 2 आइडेंटिकल लेटर्स ले लूं, राइट? और 2 वापस आइडेंटिकल लेटर्स ले लूं। ये पहला केस हो सकता है कि मैंने 2 एक जैसे ले लिए, 2 वापस एक जैसे ले लिए, यानी 2l ले लिए, 2e ले लिए। तो ये पहला केस हो सकता है, ठीक है? द सेकंड केस कुड बी कि मैंने 2 तो एक जैसे ले लिए, भले ही वो 2l हो या 2e हो, और 2 मैंने अलग अलग ले लिए, 2 डिफरेंट ले लिए। दिस कैन बी अनदर केस, ठीक है? और तीसरा केस ये हो सकता है कि मैं चारों डिफरेंट ले लूं। दैट्स इट। इससे ज्यादा यहां तो कोई केस हो नहीं सकता। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल में हर क्वेश्चन में अलग अलग केसेस बनेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द लेटर्स गिवन। यहां पे ये बने, ठीक है? अब इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है। सो लेट्स सी, 2 आइडेंटिकल के कितने सेट्स उठाने हैं मेरे को? 2 सेट उठाने। इसको हम सेट काउंट करेंगे क्योंकि आइडेंटिकल को चुनने का एक ही तरीका होता है। तो आपको ये 2 आइडेंटिकल को चूज नहीं करना, आपको तो सेट को चूज करना है, पूरा का पूरा सेट उठाना है। कितने सेट हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास 2 आइडेंटिकल के कितने सेट हैं? तुम्हारे पास 2 ही सेट्स हैं और तुम्हें उठाने भी 2 ही हैं। तो अब हम 2c2 बोल सकते हैं क्योंकि 2 में से 2 उठाने, और 2 में से 2 उठाने का मतलब और काम खत्म हो चुका है। सो दिस इज वन वे। ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन वे व्हिच इज 2l 2e। 2l और 2e उठाना है तो एक ही तरीका हुआ, ठीक है? अब आपको यहाँ पे 2 आइडेंटिकल का कितना सेट उठाना है भाई? एक सेट उठाना, ठीक है? तुम्हारे पास कितने सेट्स हैं? 2। 2 में से एक उठाने का कितना तरीका होता है? 2c1। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि 2 डिफरेंट लेने बाकी है, ठीक है ना? अब 2 डिफरेंट कौन से आ सकते हैं? जैसे तुमने 2 आइडेंटिकल एक उठा लिया, कौन सा उठा लिया भाई? मान लो 2l उठा लिया, मान लो 2l उठा लिया, ठीक है? तो अब l तो तुम नहीं उठा सकते, तो इसको भूल जाओ। लेकिन अभी तुम e, c, g और o में से कोई भी 2 उठा सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी। भले ही मेरे पास e 2 हो, उसमें से मैं एक तो उठा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंट में कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 4, राइट? क्योंकि एक तुम ऑलरेडी उठा चुके हो, या तो l उठा चुके हो या e उठा चुके हो, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन बचेंगे। 4 में से तुम्हें कितने उठाने हैं? 2, तो 4c2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक? अब 2c1 होता है 2, 4c2 होता है 6, 2 into 6 is 12. Now the last case 4 different. 4 different you want, so how many different letters you have? You have 5 different letters. C, L, E, C, G, O. 5 में से आपको कितने उठाने हैं? 4। 5c4 कितना होता है? 5। इन सबको मैं ऐड कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा, बिकॉज हर केस में काम खत्म हुआ। तो 1 और 12 13, 13 और 5 18। The correct answer of this question is 18. So this will be a tricky question always because इसमें हर सवाल में अलग अलग केसेस बनेंगे। और कैसे सिलेक्शन करना है वो मैंने अभी समझाया। सेट का सिलेक्शन होगा जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को चुनो, और रिमेनिंग में से आप फिर डिफरेंट चुनो, ठीक है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओरिएंटल? ओरिएंटल वर्ड दिया है, ओरिएंटल, so that A and E always occupy odd places. odd places, भाई odd places का क्या मतलब? पहली बात तो देखो कि सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं क्या?
हाँ सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट है तो कोई रेपिटेशन नहीं आ रहा। ऑलराइट, अभी कितने लेटर हैं? 3 और 3 6 और 2 8, यानी मेरे को कितनी जगह बढ़नी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। पिछले सवाल में खाली सिलेक्शन था, अरेंजमेंट नहीं था। अब वर्ड्स बोल रहा है, वर्ड्स मतलब अरेंजमेंट। तो अभी आपको 8 लेटर को अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई ये जो ए और ई है इनको हमेशा ऑड प्लेस पे डालना है। अब मेरे को बताओ 8 पोजीशन में ऑड प्लेसेस कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट होगी, थर्ड होगी, फिफ्थ होगी और सेवेंथ होगी। ये 4 ऑड प्लेसेस होंगी कि नहीं होंगी? दीज आर द ऑड प्लेसेस और नॉट? तो इन ऑड प्लेसेस में हमें ए और ई को बिठाना है। बाकियों को कहीं भी बिठाओ, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन ए और ई को यहीं बिठाना है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है भाई? 4। 4 में से मेरे को इन दोनों को अगर बिठाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को 4 में 2 को बिठाना है। सो कैन आई राइट 4p2? 4 में 2 को बिठाना है तो कैन आई राइट 4p2? n में r को अगर अरेंज करना होता है तो npr लिखते हैं ना, तो 4 में 2 को बिठाना है तो 4p2 लिखेंगे। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ इसलिए मल्टीप्लाई। अब आपके पास देखो इन 4 में से 2 जगहों पे तो a और e बैठ गए, ठीक है। मान लिया जाए कि जैसे यहां बैठ गए और यहां बैठ गए। अब तुम्हारे पास कितनी जगह बची? 6। और कितने लोग बचे? 6, राइट। कोई भी रिपीटिंग नहीं है तो 6 लोगों को अब 6 प्लेस पे बिठाना है विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो 6 लोगों को 6 प्लेस में कितने वेज में बिठा सकते हैं? फैक्टोरियल 6। So this should be the answer of this question. 4p2 for a and e, right? a और e के लिए कितने वेज? 4p2 और ये रिमेनिंग के लिए, ये रिमेनिंग क्लियर। नाउ 4p2 कितना होता है भाई? 4 इंटू 3। 4p2 मतलब 4 को 2 बार घटाना है, 4 इंटू 3 यानी 12। और फैक्टोरियल 6 कितना होता है हमारा? 720। तो हमारा आंसर आना चाहिए 12 इंटू 720। 12 इंटू 720 आंसर होना चाहिए, ठीक है। कितना आता है भाई 12 इंटू 720? 72 इंटू 12, 2 2 4 14 2 7 4 6 8 8640। ओके, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8640 is your correct answer. Clear? Let's move to the next question. Question number 7. How many numbers greater than a million? Million का मतलब क्या होता है? 10 लाख। मिलियन का मतलब 10 लाख। तो आपको 10 लाख से बड़ा नंबर चाहिए विद द डिजिट्स 4550453। क्या डिजिट्स दिए हैं? 455045। अभी डिजिट्स पे गौर करो, डिजिट्स में ऑलरेडी रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब अब उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है रेपिटेशन अलाउड है या नहीं। उसने खुद ही बता दिया कि भाई 5 कितनी बार आ सकता है? 3 बार। 4 कितनी बार आ सकता है? 2 बार। और 0 और 3 1 बार आ सकता है। और आपको नंबर जो 10 लाख से बड़ा बनाना है। अभी साफ ऑब्जर्व करो कि कितने डिजिट्स दे रखे हैं उसने, कुल मिला के कितने डिजिट्स दिए? 7 डिजिट्स दिए, ठीक है कि नहीं। तो इन 7 डिजिट से मैं ज्यादा से ज्यादा 7 डिजिट का नंबर बना सकता हूँ, राइट। और अगर मेरे को कोई भी नंबर 10 लाख से बड़ा चाहिए, ये होता है 10 लाख, ये हो गया 1 लाख, ये 10 लाख हो गया, राइट। तो ये 7 डिजिट नंबर है कि नहीं? ये 7 डिजिट नंबर है कि नहीं? और ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है कि नहीं? ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं कोई भी नंबर इन 7 डिजिट से बनाऊंगा तो वो इससे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है। तो मतलब मेरे को खाली इनको रीअरेंज करना है, दैट्स इट। मेरे को खाली इनको रीअरेंज करना है, ऑलराइट। बट ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड भी है, प्लस ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेस है तुम्हारे पास, ठीक है। एक बार तो हम 0 को भी नॉर्मल डिजिट मान के निकाल लेते हैं भाई कितने नंबर हो सकते हैं, राइट। सो अगर मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज देम इन 7 प्लेसेस? फैक्टोरियल 7। लेकिन उसमें देखो 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो फैक्टोरियल 3। 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। कौन सा फॉर्मूला? तीसरा वाला फॉर्मूला, परमुटेशन, ठीक है भाई, राइट। तो ये तो हो गया आपका टोटल, जितने भी नंबर हो सकते हैं हमने सारे बना लिए। लेकिन इन नंबर्स में वो वाले नंबर्स भी आ रहे हैं इंक्लूडिंग नंबर्स दैट स्टार्ट विथ 0। इसमें तो वो वाले नंबर भी आएंगे ना भाई जो 0 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि मैंने उनको अलग किया ही नहीं। लेकिन अगर नंबर 0 से स्टार्ट हुआ तो फिर वो 7 डिजिट नंबर नहीं होगा, वो 6 डिजिट नंबर होगा, तो फिर वो 10 लाख से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए इसमें से मेरे को वो वाले माइनस करने पड़ेंगे। कौन से वाले भाई? जो स्टार्ट हो रहे हो 0 से, स्टार्टिंग विद 0 वाले माइनस करने पड़ेंगे। समझ में आई? अब स्टार्टिंग विद 0 का मतलब 0 यहाँ पे फ्रीज हो गया, यहाँ पे 0 फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया तो कितनी जगह बची? 6। और लोग भी कितने हैं? 6। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, क्योंकि अभी भी 3 4 है और 3 5 है और 2 4 है। आर वी गोइंग टू गेट दिस और नो? बस, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। अभी इसमें देखो, इसमें कॉमन लेने की टेक्निक यूज करो। इसमें आप देख सकते हो नीचे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 कॉमन है ही,
ऊपर भी फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसको 7 को हम 6 पे रिड्यूस कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया। अभी यहाँ क्या बचेगा बोलो, 7 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, बाकी सब हम कॉमन ले चुके हैं। इसका मतलब मेरा आंसर आना चाहिए 6 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट 6 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 मतलब कितना हो गया भाई 720। ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, 6 से 6 कट गया, 2 से 1 कट गया, 360। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 360। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 6 persons A, B, C, D, E, F are to be seated at a circular table. एक सर्कल में 6 लोगों को बिठाना है। 6 लोगों की जगह बनाई मैंने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ A must always have either B or C on his right and B must always have either C or D on his right. अभी कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिया उसने, क्या डाला कि A के राइट में B या C होना चाहिए और B के राइट में C या D होना चाहिए। ये दो कंडीशन उसने डाली। ठीक है, अच्छा आपको याद है भाई सर्कुलर परमुटेशन में कैसे करते हैं, पहले किसी भी एक को कहीं भी बिठा देते हैं, राइट। सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस स्टार्ट बाय प्लेसिंग A हियर। A को मैंने यहां बिठा दिया, ये ठीक है, A को यहां बिठा दिया। अच्छा अब A को यहां बिठाया तो ऑब्वियसली जब सर्कल में लोगों को बिठाते हो तो सब लोग अंदर की तरफ देखते हैं। दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल असम्पशन, सो वी विल अज्यूम दैट एवरीबॉडी इज लुकिंग इनसाइड। तो अगर ये बंदा नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका राइट किधर हुआ, इसका राइट इधर हुआ, आपका नॉर्मल लेफ्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट हुआ वो इधर हुआ। इज दैट ओके? तो अब अगर इस बंदे का राइट इधर हुआ तो इसके राइट में कौन आना चाहिए, बी या सी। ठीक है, तो एक बार के लिए मैंने माना कि यहाँ पे बी बैठ गया, एक बार बी बिठाते हैं, एक बार सी बिठाएंगे। ठीक है, दो अलग अलग केसेस लेने ही पड़ेंगे क्योंकि दो अलग अलग बातें बोल रहा है तो हमें भी दो केसेस लेने पड़ेंगे भी। ठीक है, तो एक बार मैंने यहाँ बी बिठाया राइट में और एक बार मैंने यहाँ सी बिठाया। ठीक है, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। नाउ लेट्स सी दी फर्स्ट केस अगेन। ए के राइट में बी आ गया, अभी देखो बी के राइट में कौन आना चाहिए, सी या डी। बी के राइट में सी या डी आना चाहिए। इसका मतलब ये जगह भरने के लिए, ये वाली जगह भरने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, सी या डी। तो आई कैन फिल दिस प्लेस इन 2 वेज, क्योंकि यहाँ पे सी या डी में से कोई भी आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, अभी तुम्हारे दिमाग में आएगा सर आपने फिर यहाँ भी ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ भी दो ऑप्शन थे। लेकिन इसमें दिक्कत है, अगर मैं यहाँ दो ऑप्शन दे दूं और मान लो यहाँ सी बैठ गया तो फिर अगली प्लेस के लिए फिर एक ही ऑप्शन, फिर अगली प्लेस के लिए दो ऑप्शन नहीं बचे ना, क्योंकि बी के राइट में सी या डी आना चाहिए। सी के राइट में कौन आना चाहिए उसने कुछ नहीं बोला है, इसलिए हमें अलग से लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, बी के राइट में डेफिनेटली सी या डी आ सकता है, तो इसीलिए बी को अलग लेना पड़ेगा, सी को अलग लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ दो ऑप्शन हुए। ठीक है, अच्छा अब जब दो ऑप्शन हुए तो इसका मतलब सी और डी में से कोई एक बंदा यहाँ बैठ गया। अब तुम्हारे पास कितनी जगह बची, कितनी जगह बची, 3 जगह, और लोग भी 3 बचे हैं, 3 प्लेसेस 3 पर्सन्स, बिकॉज अब तो किसी पे रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो 3 प्लेसेस और 3 पर्सन्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल 3। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट केस शुड बी 2 इंटू फैक्टोरियल 3 और नॉट। 2 वेज में इसको बिठाया, फैक्टोरियल 3 वेज में इसको बिठाया, मतलब 2 इंटू 6, 12 तरीकों में आप फर्स्ट केस फिल कर सकते हो। ठीक है, नाउ गो टू द सेकंड केस। सेकंड केस बोल रहा है कि ए के राइट में सी बैठा है। अब चलो ए के राइट में तो बैठ गया भाई सी, अब दिक्कत यह है कि बी के राइट में सी या डी होना चाहिए। तो अब पक्की बात है बी के राइट में सी तो नहीं हो सकता, बी के राइट में अब सी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो ए के राइट में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब बी को जहां भी बिठाओगे उसके राइट में डी होना चाहिए, अब बी के राइट में डी होना चाहिए। ठीक है, तो अब तुम बी को किधर बिठा सकते हो, तुम अगर बी को इधर बिठाते हो तो उसका राइट इधर आता है, मतलब इधर डी बैठेगा, है कि नहीं, राइट। उसके बाद में रिमेनिंग 2 प्लेसेस हम कितने वेज में भर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 वेज में, क्योंकि 2 लोग बचे हैं, 2 प्लेसेस बची। इज दैट ओके? ये एक तरीका हुआ जब मैंने बी और डी को ऐसे बिठाया, राइट। अब समझो जरा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, यानी 2 तरीके इसमें होंगे जब मैं बी और डी को वहां बिठाऊं। अब मान लिया जाए कि मैंने बी को यहां बिठाया और डी को यहां बिठाया, ठीक है, तब भी तुम्हारे पास ये 2 जगह खाली रह गई, फिर से तुम 2 वेज में उन 2 लोगों को बिठा सकते हो। यानी जब तुम बी और डी को यहां बिठाते हो तब भी 2 वेज आते हैं, जब तुम बी और डी को यहां बिठाते हो तब भी 2 वेज आते हैं, और जब तुम बी और डी को यहां बिठाते हो, यहां भी यहां डी, तो फिर ये 2 जगह भरने के फिर तुम्हारे पास फैक्टोरियल 2 वेज है, यानी एक बार और 2 आता है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि यहां टोटल 6 वेज है इनको भरने के, डिपेंडिंग ऑन बी और डी को कहां बिठाया। ठीक है, क्या बी और डी को यहां बिठाया, यहां तो 2 वेज में, यहां तो भी 2 वेज, यहां तो भी 2 वेज,
तो कुल मिला के 6 वेज, राइट। तो अब मेरा आंसर हो गया 12 + 6 यानी 18 वेज आर देयर ऑफ अरेंजिंग पीपल। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे be arranged so that the words thus formed begin with M and do not end with M। अभी आपको वर्ड क्या दिया है भाई, मंडे, और आपको वो वर्ड्स बनाने हैं जो चालू तो हो M से, ठीक है, एंड डोंट एंड इन N, N से खत्म नहीं। तो अब खत्म नहीं हो बोला, खत्म हो बोलता तो बहुत आसान हो जाता, ठीक है, लेकिन जो चीज आसान है हम तो वही सॉल्व करेंगे। तो भाई हमें क्या करना है, हमें कितने लेटर दिए, 6, कोई भी रिपीटिंग लेटर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 जगह भरनी, राइट। अच्छा, एक बात तो पक्की है कि M से बिगिन होना चाहिए, तो M को तो फ्रीज कर दिए, शुरुआत वाली प्लेस पे M को तो फ्रीज कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को यहाँ N नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे N को फ्रीज कर देता हूं, मतलब मैं यहाँ पे N ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बीच में 4 लोग बचे और 4 जगह बची, सो हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज 4 ऑब्जेक्ट्स इन 4 प्लेसेस, फैक्टोरियल 4 वेज यानी 24 वेज, यानी 24 नंबर ऐसे होंगे जिनमें M से चालू होगा, N से खत्म, राइट, ये ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 1 2 3 4 5 6, अगर मैं M को फर्स्ट प्लेस पे फ्रीज कर दूं और बाकी और कोई कंडीशन लगाऊं ही नहीं, मतलब खाली M से चालू होने वाले वर्ड्स निकालूं, तो उसके लिए मेरे को 5 प्लेस पे 5 लोगों को भरना है, दैट इज फैक्टोरियल 5 विच इज 120, ठीक है। अब ध्यान से समझना है कि ये 120 कौन से वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो स्टार्ट विद M होते हैं, ये स्टार्टिंग विद M वाले वर्ड्स, राइट। और ये कौन से वर्ड्स हैं, ये वाले, ये वो हैं जो स्टार्ट विद M है, स्टार्ट विद M एंड एंड विद N, है ना, समझ गए बात को। अगर मैं इसमें से ये वाले माइनस कर दूं, समझना, वो सारे वर्ड्स आ रहे हैं जो भी M से चालू हो रहे हैं, उसमें से मैं वो माइनस कर दूं जो M से चालू हो रहे हैं और एंड से खत्म हो रहे हैं, N से खत्म हो रहे हैं, तो कौन से वर्ड्स बचेंगे, जो M से चालू होंगे और N से खत्म नहीं होंगे, जो उसने मांगा है। क्योंकि भाई मैंने तो M से चालू होने वाले सारे के सारे वर्ड्स ले लिए, उसमें वो वाले भी आएंगे ना जो N से खत्म हो रहे हैं, वो मैंने माइनस कर दिए, तो अब तो वही बचेंगे ना जो N से खत्म नहीं हो रहे। सो माय आंसर शुड बी 120 minus 24 which is 96. 96 is the correct answer, which is option C. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 6 लेडीज अ कमिटी इज टू बी फॉर्म। कमिटी फॉर्मेशन का क्वेश्चन यानी केस अप्रोच। कमिटी फॉर्मेशन का क्वेश्चन आती क्या दिमाग में आता है, केस अप्रोच, ठीक है। अभी कितने जेंट्स कितनी लेडीज, 4 जेंट्स हैं 6 लेडीज। कमिटी कितने की बनानी है उसने नहीं बताया। नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट इट कंप्राइजेस एटलीस्ट 2 जेंट्स एंड एटलीस्ट द नंबर ऑफ लेडीज शुड बी डबल दैट ऑफ जेंट्स। इस लाइन का क्या मतलब, आपको मिनिमम 2 जेंट्स लेने, ठीक है, और नंबर ऑफ लेडीज शुड बी डबल दैट ऑफ जेंट्स, एटलीस्ट, मिनिमम लेडीज डबल तो होनी ही चाहिए जेंट्स की, ठीक है, तो डेफिनेटली केस अप्रोच लगेगी। तो क्या करें भाई, लेट्स सी, जेंट्स, लेडीज एंड नंबर ऑफ वेज, वही जो मैं पहले बोला था, टैबुलेट कर लो, ठीक है। फर्स्ट केस क्या बना, जेंट्स 4 है तुम्हारे पास, लेडीज 6। फर्स्ट केस ये बना भाई एटलीस्ट 2 जेंट्स लेने हैं, तो मैंने मान लिया 2 जेंट्स ही लिए, चलो। अब अगर मैं 2 जेंट्स लेता हूं तो मेरे को मिनिमम डबल द जेंट्स लेडीज लेनी है, इसका मतलब मिनिमम मेरे को 4 लेडीज तो लेनी ही पड़ेंगी मिनिमम, राइट। तो उसका मतलब हो गया 4 में से 2 सेलेक्ट करना, 4C2, काम खत्म नहीं हुआ। 6 में से 4 सेलेक्ट करना, 6C4, ये तो 1 हुआ, ठीक है। अभी दूसरा केस, अगर मैंने जेंट्स 2 लिए तो मेरे को लेडीज मिनिमम 4 लेनी है, बट मैक्सिमम तो मैं 6 ले सकता हूं, तो अभी मैंने 5 ले ली। 5 लूंगा तो ये 4C2 इंटू 6C5 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस, अभी भी मैंने जेंट्स 2 लिए लेकिन अब लेडीज में 6 ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम 6 लेडीज हैं, सो 4C2 इंटू 6C6। इससे ज्यादा लेडीज ले नहीं सकता क्योंकि 6 ही। अभी जेंट्स बढ़ाते हैं, अब जेंट्स को हमने 3 किया। अब देखो जैसे ही हम जेंट्स को 3 करते हैं तो हमको मिनिमम डबल ऑफ जेंट्स लेडीज चाहिए, मतलब लेडीज 6 आएंगी, और 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकती, मतलब ये लास्ट केस बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो अभी 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 6C6 ये होना चाहिए, इन सबको ऐड करूंगा तो आंसर आएगा। So let's calculate each of these now. 4C2 is 6, 6C4 is 15. पीछे अभी सब निकाल रखा है, you can refer it. 15 6 are 90, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इधर आया तुम्हारा 4C2. 4C2 is 6, 6C5 is 6. So this comes out to be 36.
इधर 4c2 is 6, 6c6 is 1, तो ये 6, 4c3 is 4 and 6c6 is 1, तो ये 4. ठीक है, if I add all these, तो 126 and 10, 136. So the correct answer of this question is option C, which is 136. Okay, so I hope आपने इन क्वेश्चंस को समझा हो अच्छे से. सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और एक बात याद रखना, पीएनसी के सवालों में थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, बिकॉज थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. इसीलिए हमें ये ट्रिक्स सीखनी बहुत जरूरी है, ताकि हम दूसरे सवालों से समय बचा के ऐसे सवालों में समय लगा पाए. अगर हर सवाल में ही हम 1.5-2 मिनट लगा रहे हैं, तो फिर हम ऐसे सवाल कर ही नहीं पाएंगे, हमें पेपर में इनको छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, सो दीज आर द ट्रिक्स बाय विच यू कैन ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस क्विकर. ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. नेक्स्ट वीडियो में भी हम 10 सवाल पीएनसी के उठाएंगे. टिल देन कीप लर्निंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.